ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतिका गोयल है और इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने रैंक 14 लिया है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। पहली 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 3rd अटेम्प्ट में मैं रिजर्व लिस्ट में आई थी और मैं डैनिक्स में अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ अपनी, और 4थी अटेम्प्ट में जाकर मुझे रैंक 14 और ये सफलता प्राप्त हुई है। और मेरी बैकग्राउंड ये है कि मैं लॉ बैकग्राउंड से आती हूँ। मैंने GNLU गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 2019 में अपनी ग्रेजुएशन जो है वो पूरी की थी। और मेरे फादर जो हैं वो जुडिशरी में हैं, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं सोनीपत में। और मेरी मदर जो हैं वो टीचर हैं, और मेरे भाई जो हैं वो भी सिविल सर्विसेज में ही हैं, और वो 2019 में वो IPS के तौर पे तमिलनाडु काडर में हैं। और इसके बाद मैं बात करूं अपने स्ट्रैटेजी के बारे में, तो ये पूरी वीडियो प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइडेड रहेगी। और प्रीलिम्स में क्योंकि 2 बार मैंने प्रीलिम्स भी नहीं निकाला है, तो क्या मैंने सीखा और तीसरी अटेम्प्ट में उसको कैसे इम्प्रूव करा उसके बारे में बात करूंगी। और मेंस में मेरा ऑप्शनल लॉ रहा है और कैसे पिछली बार से लॉ ऑप्शनल में मैंने अपने मार्क्स को इंक्रीज करा है। स्पेसिफिकली इंटरव्यू भी, इंटरव्यू में मेरे पिछली बार 179 मार्क्स थे और अब की बार 204 मार्क्स रहे हैं, तो उसका काफ़ी बड़ा गैप जो है और मेरी परफॉर्मेंस में काफ़ी उसने हेल्प करी है रैंक को अप करने में। तो ये सारी जो है स्ट्रैटेजी है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। अब मैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रीलिम्स में पहली बार जब मैंने 2019 में दिया था, 2019 में मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट ही हुई थी और मेरी ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी, तो ऑब्वियसली वो नहीं होना था अटेम्प्ट। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए, बट उसके बाद एक गलती ये कर दी कि CSAT पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करा, और मुझे लगा कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे मैं CSAT को क्रैक कर दूंगी। पर 1 मार्क से उस बार 2020 में मेरी अटेम्प्ट जो है वो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। और तीसरी अटेम्प्ट में फिर मैंने देखा कि क्या क्या गलतियाँ रह गई। तो प्रीलिम्स में मैं जितना आइडेंटिफाई कर पाई, प्रीलिम्स में मैंने आइडेंटिफाई करा कि पहली बात आप देखिए अपनी स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं। मेरे लिए मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज आर्ट एंड कल्चर रहे हैं, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। उसके बाद पॉलिटी मेरी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर मैं कहूँ इन्वायरमेंट, वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया था। पर कुछ एरियाज जो मुझे वीक लगे वो थे जैसे ज्योग्राफी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आइडिया ये था कि जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको और भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आपका वो क्वेश्चन एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए, और जो वीक एरियाज हैं उनको एटलीस्ट एवरेज पे ले आइए ताकि नॉर्मल क्वेश्चंस गलत ना हो। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बारे में बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा इतनी अच्छे से नहीं आती थी, बट एवरेज तक हो गया था ताकि नॉर्मल क्वेश्चंस गलत ना हो। और ज्योग्राफी में भी ये है कि जो मैप्स हैं और जितने हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी में देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत में नेशनल पार्क्स आ रहे हैं, और मैप्स में कॉन्टिनेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करा और बाकी सारी इन इम्पोर्टेंट चीज़ों की लिस्ट बनाई। और उन लिस्ट के बेसिस पे मैंने देखा कि ज्योग्राफी में भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस फिर ठीक होने लग गए थे। और ऐसा ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरी एक स्ट्रैटेजी ये थी, वो गलत भी हो सकती है अब, बट अगर मानिए 5 क्वेश्चंस हैं तो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि उन्हें मैं ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दूंगी। ये मैंने किसी से सीखा था कि ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दूंगी, क्योंकि पॉसिबल है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये भी चीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ पॉसिबल है। तो अगर 5 क्वेश्चन है एटलीस्ट 3 तो ठीक हो जाएंगे, और उसमें से अगर 2 गलत भी होते हैं मैं एडवांटेज पे हूँ। तो ऐसे करके मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सोचा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करूंगी। और उसके बाद बात आती है कि प्रीलिम्स में बाकी स्ट्रैटेजी कैसी रही। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे पहले तो दूसरी स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे देखना है कि मुझे मॉक्स बहुत सारे देने हैं। अब मॉक्स का फायदा ये होता है कि आपको पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में करने हैं। तो मैंने अराउंड 60+ मॉक्स करे होंगे।
60+ मॉक्स में मुझे ये समझ आ गया था कि मेरी 85 to 90 अगर मैं करके आऊँ तो मेरी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरे मार्क्स भी बढ़ते हैं। पर अगर मैंने 85 से कम करे तो मेरी बहुत कम रहते हैं मार्क्स, वही मैं बॉर्डर लाइन पे होती हूँ। तो मॉक्स से सबसे पहले ये समझा कि मेरे लिए कंफर्टेबल जोन क्या है। 85 to 90 जाके कहीं ना कहीं मुझे लगा अच्छा 92 तक भी अब मैं बहुत सेटल हो गई, 120 तक मैं मार्क्स लेके आ पा रही थी। तो ये इसलिए मॉक्स करना बहुत ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई कि आपको कितने एक्चुअल में क्वेश्चंस करने हैं। तो मुझे याद है कि अब की बार भी अगर मैं बात करूँ तो मैंने मॉक्स में देखा वही सेम पैटर्न, 85 to 90 मेरे घर पे ठीक हो रहे थे, वहां पर जाके मैंने अराउंड 89 अटेम्प्ट किया था। तो वो सेम पैटर्न जो है वहां पर भी अप्लाई हुआ। तीसरी बात जो मैंने इसमें सीखी कि जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो मैटर नहीं करेगा कि उस दिन प्रीलिम्स के पेपर में पहली बार क्या गलती करी मैंने कि जो भी मेरा एग्जाम हॉल था वहां पर कहा कि घड़ी नहीं लेके जा सकते हो आप, और उस दिन बहुत गर्मी भी थी। तो मैंने देखा ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने मुझे बहुत इफेक्ट भी करा। घड़ी जो थी वो बहुत दूर थी, मेरी सीट लास्ट पे थी, तो उसको देख के मैं बहुत घबरा गई कि घड़ी भी नहीं दिख रही है मुझे तो, और गर्मी भी बहुत लग रही है। पर ये सारे मुझे लगा बाद में एक्सक्यूजेस हैं, ये सारा माइंडसेट को पहले ही सेट करना था। तो मैंने उसके बाद क्या चीज़ करनी शुरू करी कि मैं जब घर पे मॉक टेस्ट देती थी तो वो जो हम एसी का इन्वायरमेंट रखते हैं या कूलर का इन्वायरमेंट रखते हैं वो सब बंद कर दिया और पंखा एक पे चलाती थी, ताकि जितना इन्वायरमेंट वहां मिलेगा उतना ही घर पे भी मिले। तो वो पंखा एक पे चलाया और कोशिश करी माइंड को, ये मैंने कनिष्क कटारिया सर जो 2019 बैच के हैं उनकी स्ट्रैटेजी से सीखा था कि आप माइंड को क्लॉक बनाइए। और वो माइंड को कैसे क्लॉक बनाएंगे, तो मैंने देखा अच्छा मैं एक राउंड जब प्रीलिम्स का लेती हूँ तो अराउंड 50 to 55 मिनट्स में मेरा एक राउंड खत्म हो जाता है, ऐसा मेरा माइंड चल रहा था। दूसरा राउंड जब मैंने लिया वो अराउंड मेरा 30 मिनट्स होगा और तीसरा राउंड जितना भी समय बचेगा। तो माइंड को क्लॉक बनाइए ताकि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो वो आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई बोल भी रहा है, मानिए आप किसी ऐसी क्लास में आ गए हैं जहां पर क्लासरूम में टीचर्स बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, पर दैट शुड नॉट अफेक्ट योर पेपर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपके पास उस वक्त आपकी OMR शीट हो और आपका पेपर हो। उसके अलावा क्या हो रहा है, बहुत सारा शोर भी आ रहा है, ऐसा भी हो गया था एग्जाम हॉल में आसपास कुछ चल रहा था और बहुत सारा शोर एकदम से होने लग गया था। तो ऑल ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स शुड नॉट अफेक्ट। एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस वक्त हम लोग ऑलरेडी बहुत स्टेक्स हाई होते हैं ये पेपर के लिए, एक साल की हमारी पूरी प्रेपरेशन खराब हो सकती है इसके लिए। इसीलिए ये छोटी चीजें जो है वो मैटर नहीं करनी चाहिए और अपने आप को बार बार कहते रहिए। मैं अपने आप को यही बार बार कह रही थी पेपर जाने से पहले इस बार प्रीलिम्स के लिए कि कुछ भी हो जाए, लाइट भी जा सकती है उस वक्त बहुत शोर हो सकता है, मेरी दिक्कत आ सकती है, किसी OMR शीट में भी दिक्कत आ सकती है, बबलिंग भी गलत हो सकती है, 10 क्वेश्चंस जो होंगे मेरी जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा मुझे ना भी आए पर 90 क्वेश्चन फिर भी मुझे आएंगे। तो ये सब अपने आप को कहना बहुत जरूरी है। और फोर्थ जो चीज है इसमें जो मैंने पहले कहा कि मैंने ये सोचा था जब क्वेश्चन पेपर मेरे पास आएगा तो ये मैं घर पे करा करती थी कि मैं अपने आप को 5 या 6 चीजें होती थी जो मैं क्वेश्चन पेपर पे जल्दी से लिख लेती थी, ताकि अपने आप को बार बार बोलूं कि ये ध्यान में रखना है। पहली चीज मैं अपने आप को कहती थी कि आप ये देखिए कि अगर ये 20 क्वेश्चंस जो होंगे, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आज पॉसिबल हैं मुझे ना आए, हो सकता है ये ना हो, वो मैंने UPSC को दे दिए, पर बाकी क्वेश्चंस मेरे हैं और वो ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिससे मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है। तो ये ऐसे मैं अपना माइंड सेट करती थी। सेकेंड मैं अपने आप को कहती थी डू नॉट रेस्ट नाउ, रेस्ट एट द एंड, डू नॉट रेस्ट इन द मिडिल। तो ये चीज अपने आप को बार बार कहती रहती थी। तीसरी चीजें जो मैं बहुत गलती करती थी मॉक्स देते हुए कि मैं अगर मानिए 50-50 वाला जो हमारे पास बच जाता है उसमें मैं सोचती थी पहले ये कर दिया, पहले ये सोच लिया और उसके बाद कुछ और सोच के मार्क कर देती थी। पर मैंने ये अपने आप से डिसाइड करा था उस वक्त और ये सोचा कि जो मेरा फर्स्ट थॉट होगा वही मैं गेस वाले क्वेश्चंस में लगाऊंगी, क्योंकि हर बार जब हम सेकंड थॉट पे जाते हैं हम ओवरथिंक करते हैं और वो हमेशा गलत होता है। तो मानिए अगर 10 क्वेश्चन हैं तो उसमें अगर मेरे 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन फर्स्ट थॉट से सही हो रहे हैं और 3 क्वेश्चन मेरे सेकंड थॉट से शुरू गलत हुए और सही होंगे, तो मैं ये सोचूंगी मेरी प्रोबेबिलिटी हाई कहाँ पर है, 7 क्वेश्चन सही करने में जो फर्स्ट थॉट है और 3 क्वेश्चन जो सही हो सकते थे अगर मैं फर्स्ट थॉट को ना प्रेफरेंस देती। तो ये गेम सारा इस चीज का आ जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी देखिए कहाँ पर ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी गलतियां थी जो मैंने अपनी प्रेपरेशन में प्रीलिम से सीखी। ये था फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर CSAT के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी क्योंकि मैंने
सेकेंड टाइम CSAT के कारण नहीं निकाला था और बहुत तैयारी करी थी GS के फर्स्ट पेपर के लिए, बट सेकेंड के लिए नहीं की थी। CSAT अब थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है कि CSAT के लिए भी आप उतने ही मॉक्स दीजिए। आइडेंटिफाई करिए कि कौन से एरियाज हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे पहली अटेम्प्ट में या दूसरी अटेम्प्ट में लगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगी और मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा है तो ये तो बड़ा ईजी होगा, पर एक्चुअली वहां पर ही मैं फंस गई कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए। तो इसमें क्या जरूरत है जानने की कि आप देखिए कि अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करने हैं, थोड़ा सा माइंडसेट अलग रहता है यूपीएससी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरे हिसाब से, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उसे प्रैक्टिस करते रहिए। और दूसरी बात आती है लॉजिकल रीजनिंग की। मुझे लगा लॉजिकल रीजनिंग इज स्टिल फाइन एंड वो मैं करती हूँ। जहाँ तक मैथ्स आता है, मैथ्स के मैंने कुछ फॉर्मूलाज, अब मैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करने शुरू कर दिए। मैंने यूट्यूब पे वीडियोज हैं बहुत सारी, वो देखनी शुरू कर दी। तो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि नंबर सिस्टम कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कह लीजिए, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स जो हम कभी स्कूल में करा करते थे उनको रिवाइज करें, एक नोटबुक में अपने फॉर्मूलाज लिखिए। तो ऐसे करके मेरी CSAT की स्ट्रैटेजी रही कि आइडेंटिफाई करिए स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज को एवरेज बना लीजिए और बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए। तो मुझे याद है इवन मैंने CSAT के भी अराउंड 30 मॉक्स दिए थे। और CSAT के लिए भी अगर आप देखेंगे तो ये जो टाइम पीरियड होता है, प्रीलिम्स जब खत्म, हमारा सुबह का पेपर खत्म हो जाता है, ये दोपहर का होता है और गर्मी उस वक्त बहुत ज्यादा होती है। वही अपने आप को फिर से कहना है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड नॉट अफेक्ट अस, ये अपने आप को बार बार कहते रहिए। अगर गर्मी लग रही होगी और CSAT के क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, मैथ्स के हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, और जो स्पेशली नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए और भी टफ होगा, बट वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड नॉट बी देयर टू अफेक्ट अस। और ये मेरी प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रैटेजी रही है कि कैसे इसको प्रीलिम्स का मैंने करा, और थर्ड अटेम्प्ट में भी मैं प्रीलिम्स को सक्सेसफुली हैंडल कर पाई, और अब की बार फोर्थ अटेम्प्ट में भी मैंने प्रीलिम्स को अच्छे से करा। और प्रीलिम्स की मार्क्स ऐसे रहे, मेरे 120 GS में रहे हैं, कट ऑफ अराउंड 88 थी। CSAT में मेरे 77 रहे, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है बट ऑब्वियसली कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरी प्रीलिम्स की ऑल ओवर स्ट्रैटेजी रही है। एक चीज़ और जो प्रीलिम्स के लिए थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे प्रीलिम्स से पहले नींद नहीं आई थी। तो मैंने देखा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई कि ऑब्वियसली आपको पेपर है और एक दिन पहले नींद नहीं आई। तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी ऐसा ही हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। तो ये मैंने देखा कि ये पैटर्न था, ये मेरे साथ होगा, और उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि प्रीलिम से पहले तो मुझे कभी भी नींद नहीं आएगी, और पर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे नींद ना भी आए तो मेरा पेपर इफेक्ट होगा। तो आपको अगर नींद ना आए, अगर आप मेरी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो यू आर नॉट दी ओनली वन। एंग्जाइटी वो सबको होगी, सबको वही एंग्जाइटी हो रही है। तो सोचिए कि कोई नहीं, नींद को भी आपको आगे बढ़ना है उससे। तो अगर नींद नहीं भी आ रही है, पूरी रात जाग रहे हैं, फिर भी पेपर देना है, सो इट्स ओके, इट्स जस्ट वन डे। अगर आप वन डे उस दिन स्ट्रॉन्ग निकल के आ गए और नींद जैसी चीजें, जो छोटी चीजें हैं, उसको भी आपने डिफीट कर दिया, आप देखेंगे कि जब आप CSAT का पेपर और वो 5 जब बजता है और आप खत्म करके आते हैं तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो नींद जैसी जो छोटी चीजें हैं आप उसको भी अवॉइड कर दीजिए। नहीं आ रही है तो वहां पर कामिंग स्टेट में चले जाइए, वहां पर मेडिटेटिव स्टेट में चले जाइए और उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। अब मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करते हुए, तो जितना GS 1, 2, 3, 4 इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी मैं इसमें। तो GS 1 में जैसे टॉपिक्स रहते हैं आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं हर चीज़ के, जैसा पहले मेरा आइडिया था कि एक सिलेबस रखूं मैं अपने पास, अब सिलेबस से एक एक टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। ये छोटे नोट्स का मतलब ये था कि ताकि जब मैं लास्ट डे अपना पेपर देने जाऊं तो मेरे लिए रिविजन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। तो अगर मैं ज्योग्राफी जैसे सोचूं तो ज्योग्राफी के लास्ट टाइम पे मेरे पास सिर्फ कुछ अराउंड ऐसे 15 से 20 पेज थे और मैंने जल्दी से उसको स्किम थ्रू कर लिया। वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री थी कि मेरे पास अराउंड 15 से 20 पेजेस थे और मैंने उसको लास्ट में जाके स्किम थ्रू करा। अब बात आती है कि आप इसको भी छोटा कैसे करें, कंसोलिडेट कैसे करें इस चीज को। कंसोलिडेशन होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, 5 ईयर के पिछले क्वेश्चंस देखने और उनको एनालिसिस करना कि अच्छा कैसा क्वेश्चन का ट्रेंड है, क्या पूछा जा रहा है। और ये भी देखा गया है कि GS में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, सिमिलर नहीं होंगे बट थोड़े बहुत उस लाइंस पे तो होंगे ही होंगे। तो उन क्वेश्चंस के मैं मॉडल आंसर्स बनाने लग गई थी। आप नेट पे सर्च करिए, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इन्वर्जन कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नेट पे सर्च करिए, आपके पास एक पूरा मॉडल आंसर तैयार होगा। तो वो मैं बहुत शॉर्ट में अपने नोट्स में लिख लिया करती थी। तो ऐसे ऐसे करके, जैसे जो NCERT है हमारे पास, तो NCERT की मैंने स्मॉल नोट्स बना लिए थे अपने,
चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक स्मॉल नोट्स वो, और सेकंड मेरे जो नोट्स थे ज्योग्राफी के लिए वो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सेम प्रोसेस मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी यूज किया। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने चैप्टर वाइज बहुत स्मॉल नोट्स बना लिए। अब वो नोट्स कैसे बनेंगे स्मॉल नोट्स, मैं क्वेश्चंस पूछती थी अपने आप को मेंस पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ रहे हैं 1857 की रिवोल्ट के बारे में, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट लेते हैं उसमें तो ये डिवाइडेड भी होता है कि 1857 रिवोल्ट पे अच्छा कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और या फिर आप देखिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स उस पर कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो उसके बेसिस पे मैं चैप्टर वाइज अपने नोट्स बना रही थी। मॉडर्न अगर हम नेशनलिज्म के बारे में बात करें, ऐसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं आप उसके हिसाब से नोट्स बनाते रहें। और सेकंड होंगे अगर कुछ ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक से नहीं कवर हो पा रहे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी रेवोल्यूशनरीज के बारे में स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है, या फिर किसी स्पेसिफिक जो भी हमारे गवर्नर जनरल तब रहे होंगे तब उनके बारे में कुछ पूछ लिया जाए, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ पर्सनालिटीज तैयार करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पर्सनालिटी तैयार करी, रविंद्रनाथ टैगोर की पर्सनालिटी तैयार की, ताकि मेरे पास 10 से 15 मार्क का मटेरियल हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री मेरे लिए थी कि नोट्स जो कि बुक से थे पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे एनालिसिस था उनका, और सेकंड थे जो भी चीजें पर्सनालिटीज और जो भी चीजें रह गई जो बुक में कवर नहीं है वो मैंने अलग से उसके नोट्स बनाए। और सेम पैटर्न मैंने बाकी जितने सब्जेक्ट्स रहेंगे GS1 उनके लिए भी सेम पैटर्न फॉलो करा। जहां तक बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो मुझे लगा ये मेरा पोर्शन थोड़ा वीक है, तो मैंने बहुत नॉर्मल वर्ल्ड हिस्ट्री करी थी। मैंने कुछ ऐसे 10 पेज के बेसिक टॉपिक्स कर लिए, तो मैं बहुत डीप में नहीं गई वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये मैं इसलिए भी नहीं गई क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखते हैं, या तो क्वेश्चन एक आया है या फिर कभी कभी क्वेश्चन ही नहीं आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो वी हैव टू सी कि कहाँ पर हमें ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए अपने। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या इतना टाइम डिजर्व करती है, क्या इतना सब कुछ प्रिपरेशन डिजर्व करती है कि मैं पूरा टाइम उसको ही लेके बैठी रहूं। तो मैंने बहुत नॉर्मल टॉपिक से तैयार कर लिए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, हमें वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 है, कोल्ड वॉर है, डी नेशनलाइजेशन है। तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो तैयार कर लिए थे और उनके छोटे नोट्स रखे। और मुझे लगा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझे फिर भी कुछ नहीं आया और थोड़ा बहुत तो उसी लाइन पे मुझे आ जाएगा, तो मैं स्पेक्लिक जो हमारा फॉर्मेट रहता है तो मैं लिख दूंगी अच्छा सोशल में क्या होगा, पॉलिटिकल में क्या होगा, इकोनॉमिक में क्या होगा। तो कुछ नहीं, एग्जामिनर मुझे 2 मार्क्स तो दे ही देगा उस चीज के बारे में। और बाकी मैंने क्या करा कि जो भी मैं टेस्ट सीरीज दे रही थी उसके क्वेश्चंस आते थे वर्ल्ड हिस्ट्री के, और मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सॉल्व नहीं हो पाते थे क्योंकि वो स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में पूछ रहे हैं या ऐसी चीजें जो मैंने नहीं सुनी हुई थी। तो उसके लिए मैं उनके जो मॉडल आंसर्स थे वो जरूर नोट कर रही थी। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए रही है। और बाकी इसके बाद जब मेरे नोट्स वाला प्रोसेस खत्म हो जाता है तो मेरा आइडिया था कि मुझे मॉक्स देने हैं, और बहुत सारे मॉक्स GS1 के भी मैंने देखा। और इसका ये है कि GS1 में अगर आप एक बार समझ गए कि आपको कैसे ये पेपर लिखना है तो वो रिवॉर्डिंग भी है। तो मेरे अब की बार अराउंड 105 रहे हैं GS1 में। और नेक्स्ट चीज मैंने देखा, GS1 डिमांड्स अ लॉट ऑफ फिगर वर्क, मैप्स। तो हर क्वेश्चन में मैप होना, एक छोटा सा मैप जल्दी से प्रैक्टिस करा, इंडिया का मैप कैसे बनता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए तो वर्ल्ड मैप बनाना जल्दी से कैसे सीखे, आपके पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ऑनलाइन देखिए कि कैसे जल्दी से मैप बनता है। तो तो मेरा GS1 में एक स्ट्रैटेजी थी कि अगर मानिए 20 क्वेश्चंस हैं हमारे पास तो अराउंड 15 क्वेश्चंस में तो मैं फिगर्स बना के ही आऊंगी। तो मैप्स और जितने भी आप कुछ भी बना पाए उसमें, जैसे ज्योग्राफी के वॉल्केनो बेस्ड क्वेश्चन है या जो भी कुछ है फिगर से समझाइए, हो सकता है 0.5 1 मार्क जो है वो आपको ज्यादा मिल जाए इसमें। अब GS2 के बारे में बात करते हैं। तो GS2 में पॉलिटी रहती है, गवर्नेंस रहती है, और IR में ब्रॉडली ये डिवाइडेड है और सोशल इश्यूज के बेसिस पे वो रहता है। तो अगर मैं पॉलिटी के बारे में बात करूं, पॉलिटी क्योंकि हम प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, तो लक्ष्मीकांत का मेरा था कि मैं देखूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं लक्ष्मीकांत के सिर्फ वही चैप्टर पढ़ रही थी जो मुझे लगा आ सकते हैं और मेंस में ये वाला प्रोबेबल क्वेश्चन है। टू गिव एन एग्जांपल, आप देखेंगे जैसे इमरजेंसी पे क्वेश्चंस आ रखे हैं, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, या हमारे पास स्टैंडिंग कमेटीज पे भी एक बारी क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसके बेसिस पे सिर्फ वही चैप्टर्स को पढ़ना जो मेंस के रिलेटेड है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द की हियर। फिर उसके बाद आती है सेकंड चीज सोशल पे, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, हंगर है। मेरा आइडिया था 2 पेज के नोट्स होने चाहिए मेरे पास इसके लिए। अब बात आती है ये 2 पेज के नोट्स भी कैसे बनेंगे। जैसे मानिए एजुकेशन है या हेल्थ है, मैं इसकी देखती थी जैसे बहुत सारी मंथली अफेयर्स या फिर उस वक्त मेंस 365 आ जाती है,
तो उसमें बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है हेल्थ, और वो बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे कि हेल्थ में हमारे पास प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, टर्शरी हेल्थ। तो वहाँ से मैंने इसके नोट्स बनाए, बिकॉज मुझे लगा ये थोड़ा कंटेम्प्रेरी चीज़ है, इसको आपको कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि डेडिकेटेडली एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। सेम गोज फॉर एजुकेशन, जो मेंस 365 है, उससे बड़ा स्मॉल नोट्स मैंने इसके लिए बना लिया, और हंगर और पॉवर्टी जैसे टॉपिक्स हैं उसके लिए भी ऐसे ही स्मॉल नोट्स बनाए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जितनी भी आपके पास डेटा है वो आप एक नोटबुक में कंसोलिडेट करते रहें। तो मेरी एक GS2 की नोटबुक थी जिसमें मैं सिर्फ डेटा लिखती थी, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, हंगर के बारे में, और उसको बार बार रिवाइज करती रहती थी। फिर उसके बाद अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा आइडिया होगा कि जितनी कंट्रीज अभी न्यूज़ में चल रही हैं या जितनी कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, उनके हमारे पास छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए। और उसका एक ही पैटर्न है। आप मानिए 10 कंट्रीज अगर आपने एक बारी कर ली तो 10 कंट्रीज अपने आप ही हो जाएंगी, बिकॉज वो एक पैटर्न है, आप देखेंगे फॉलो कर रहा है। तो वही था मेरा आइडिया। स्पेक्लिक अप्रोच मेरी रहती थी कि हर कंट्री के साथ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल क्या क्या रिलेशंस रहेंगे, और वो मैं छोटा छोटा हाफ पेज ही मैं यूज करती थी, हाफ पेज में नोट्स बना लिए छोटे से। तो अराउंड ऐसे करके मेरे पास 25 कंट्रीज के नोट्स हो गए थे, इंडिया और बाकी कंट्रीज के। ऐसी ही कंट्रीज के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस को देख लिया, जैसे कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, SCO, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, या फिर अभी G20 की बड़ी बात चल रही है तो G20 की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, कैसे वो आगे अभी देखा जाएगा कुछ सालों में, या ऐसे इंडो पैसिफिक का प्रॉस्पेरिटी फ्रेमवर्क, ऐसी ऐसी जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बेसिस पे बनाया। और तीसरी, मैंने जितना भी साउथ एशिया बेसिस रहता है या साउथ एशिया ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल सार्क है या फिर हमारी साउथ ईस्ट एशियन बिम्स्टेक है, उसके छोटे छोटे नोट्स थे। तो आइडिया वही है, मेंस 365 ली और उसके छोटे नोट्स बना लिए। तो ये थी मेरी GS2 की स्ट्रैटेजी। और GS2 में बहुत जरूरी है कि पॉलिटी बेसिस क्वेश्चन पे आप बहुत सारे केस लॉज लिखें। मैं लॉ बैकग्राउंड से आती हूँ, तो ये मेरे को लगा ये मेरा थोड़ा एडवांटेज था कि मैं जितने मर्जी केसेस याद कर सकती थी और जितने मर्जी केसेस लिख भी सकती थी। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि उसी नोटबुक में, जो आपकी GS2 की डेटा बेस्ड नोटबुक रहे, उसी में एक नोटबुक में आप पेजेस लिख लीजिए कि केस लॉज, फॉर एग्जाम्पल सेडिशन के ये केसेस हैं, UCC के ये वाले केसेस हैं, वो याद रखिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। सेम गोज फॉर आर्टिकल्स ऑल्सो, आर्टिकल्स की भी लिस्ट बना लीजिए कि हर क्वेश्चन में अपने आप को बार बार कहिए मुझे आर्टिकल्स और केस लॉज तो लिखने ही लिखने हैं। तो ये हमारी रहती है GS2 की स्ट्रैटेजी। और इसके बाद आते हैं GS3 पे। GS3 बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड है। इसका मतलब है कि GS3 में हमें एक ऐसी नोटबुक बनानी है जिसमें डेटा ही डेटा हो। अगर आप टॉपिक्स देखिए GS2 के, एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, और उसके बाद ब्रॉडली स्पीकिंग इट वुड बी ऑल्सो सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से काफी क्वेश्चंस रहते हैं, अराउंड 4 से 5 हमेशा। तो आइडिया ये था कि मैंने सिलेबस उठाया और सिलेबस का एक एक पॉइंट के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे एग्जाम्पल देने के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको कोई PDF मिल जाएगा अराउंड 10 से 15 पेज का। उस 10 से 15 पेज को मैं एक पेज में रिड्यूस करा, और उसके बाद रिड्यूस करने के बाद मैं सिर्फ उसी पेज को पढ़ती थी। फिर एक और एग्जाम्पल देने के लिए, मानिए लाइव स्टॉक है, तो लाइव स्टॉक पे क्या चल रहा है, ये सब के लिए मैंने देखा, एक मैंने उठाया और 15-20 पेज का वही PDF था, उसको मैंने अगेन शॉर्ट नोट्स में बना के एक पेज में कर लिया। तो हर टॉपिक को अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया। सेम गोज फॉर सिक्योरिटी एज वेल। जितने जितने टॉपिक्स वहां पर लिखे हुए हैं सिक्योरिटी में, जैसे टेररिज्म वर्ड है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्ड है, ये सबके मेरे पास 1 से 2 पेज के नोट्स थे। और ये आपको नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं? ये आपको मिल सकते हैं कि आप वही किसी भी वेबसाइट पे जाके PDF देखिए, 15 पेज का कोई होगा या 20 का, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का या बाकी सब कुछ, और अपने नोट्स में उसको ट्रांसफर कर लीजिए। और इन सब चीजों को कॉम्प्लीमेंट करिए किस चीज से? करंट अफेयर्स की जो वही मेंस 365 आएगी। अब उस करंट अफेयर्स में देखिए कुछ ऐसी नई चीज हो गई है कि GS3 में हम उसे ऐड कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, हमने नोट्स ऑलरेडी बना लिए हैं, एक पेज का नोट्स है, तो पर उसमें मुझे पता लगा कि अब सरकार ने या तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कुछ नई चीज कर दी है, या फिर हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हम बहुत ज्यादा रिड्यूस कर पाए हैं और गवर्नमेंट ने कोई डेटा दी है, तो मैं उसको वहां पर ऐड कर लूंगी। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहती थी फॉर GS3। अब GS4 के बारे में आए, तो GS4 में मुझे लगता है फिर भी मैंने अब की बार इम्प्रूव करा है। लास्ट टाइम मैं 98 पे स्कोर पे थी, GS4 में अब की बार मेरे अराउंड 113 मार्क्स आते हैं। तो GS4 में मैंने रियलाइज करा कि प्रैक्टिस इज द की। पहले तो वही स्ट्रैटेजी फॉलो होगी जो GS3 में स्ट्रैटेजी थी,
हर वर्ड जो GS4 का पेपर है उसका आप वर्ड देखिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। एग्जाम्पल डेडिकेशन अगर वर्ड है, आपके पास एक अच्छी डेफिनेशन तैयार हो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है तैयार हो, और 2 एग्जाम्पल्स तैयार होने चाहिए। तैयार उसके हो सकता है जैसे कोई IAS ऑफिसर है, कोई IPS ऑफिसर है, कोई IRS ऑफिसर है, कोई भी सिविल सर्वेंट है, उन्होंने कुछ भी ऐसा काम करा हो जिसमें डेडिकेशन दिखती हो, उसको मैं नोट कर लेती थी कि डेडिकेशन के लिए मेरे लिए ये 2 एग्जाम्पल्स हैं और वो सेट हैं। सेम गोज फॉर एग्जाम्पल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मैंने डेफिनेशन लिखी, उस कॉन्सेप्ट को समझा, बेसिक्स लिखने के बाद मैंने एग्जाम्पल्स लिखी कि एप्टीट्यूड कैसे कैसे इस ऑफिसर ने दिखाया। सेम गोज फॉर एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आ रहा है, फिर अपना स्मॉल नोट्स में उसको कन्वर्ट करिए, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड देन काफी सारे ऑफिसर्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस उन्होंने डिफिकल्ट टाइम्स में दिखाया है उसके आप एग्जाम्पल्स लिखिए। सो एथिक्स के लिए मेरे हिसाब से द की इज दैट प्रिपेयरिंग योर शॉर्ट नोट्स. Once you've prepared your short notes, complement it with a lot of examples. And where do the short notes come from? ये short notes आएंगे अगेन आप ऑनलाइन जाइए, आप देखेंगे बहुत सारे PDFs हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताएंगे डेडिकेशन की ये डेफिनेशन है और ये इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, तो वो आपको बस सर्च करना है इस चीज के लिए। इन सब चीजों के बाद जरूरी होगा हम टेस्ट दें। जितने भी ज्यादा आप मॉक्स देंगे GS उतना ही ज्यादा आपका इंप्रूव होता रहेगा। ये मैंने पिछले बार से अब की बार में बहुत ज्यादा अपनी चेंज देखी। मैंने अब की बार 2 टेस्ट सीरीज जो थी वो ज्वाइन करी थी और दोनों टेस्ट सीरीज का मेरा आइडिया था कि मैं जितने ज्यादा टेस्ट लिख पाऊं उतनी ज्यादा बेटर ये होगा कि मेरा हाथ जो होता है ना, बहुत सारे लोग मैंने देखा था मेंस में जब अब आए तो 4th अटेम्प्ट जब मैं दे रही थी कि बहुत लोग कह रहे थे आज तो बहुत हाथ दर्द हुआ, बहुत हाथ दर्द हुआ। मैं इसी सेम कंडीशन में थी जब मैंने 3rd अटेम्प्ट दी थी क्योंकि प्रैक्टिस इतनी नहीं थी। बट 4th अटेम्प्ट में क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैजुअल था मेरे लिए, कभी भी 9 से 12 बैठ जाना और 2 से 5 टेस्ट दे देना, कि अब मेरे लिए वो बहुत जनरल चीज हो गई थी कि टेस्ट ऐसे दिया जाता है। दूसरी बात टेस्ट को देने का भी ये है कि आप जैसे सितंबर में जब हमारा पिछली बार मेंस था तो उससे अराउंड 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले जो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट रहेगा पेपर में 9 से 12, 2 से 5 मैं अपने कमरे में बैठती थी और वैसे मैंने देना शुरू कर दिया था। अब वही यहाँ पर जो मैंने प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजी अपनाई कि आप देखिए कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है तो एसी या जो भी है कूलर वगैरह सब कुछ बंद करके बैठिए और वही एक पे अपना वो पंखा चलाए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप पसीना भी निकल रहा है और आप पेपर भी दे रहे हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस जो है वो पहले ही घर पे बना के जाएं तो ताकि अगर कुछ भी होता है एग्जाम में तो आपको फर्क ना पड़े क्योंकि आपने ये ऑलरेडी चीज कर रखी है। तो आइडिया ये है मॉक्स बहुत सारे देने का कि जितनी ज्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे वो उतना आपके लिए वहां पर इट विल बी लाइक अ केक वॉक। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है फॉर मेंस। ऑप्शनल की लॉ ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी एक अलग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पिछली बार लॉ ऑप्शनल में अराउंड 273 थे, अब की बार वो इम्प्रूव करके 286 हुए हैं विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। और जितना भी मैंने DKT वीडियो से लॉ ऑप्शनल में मैंने बहुत सारी हेल्प ली है। वैशाली मैम की वीडियो आई है 2019 में, फिर शुभम सर की वीडियो आई है, कंचन मैम की वीडियो आई है, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प लॉ ऑप्शनल में उनकी स्ट्रैटेजी से मिली है। तो मैं अपनी लॉ ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मेरी इस बार क्या रही वो आपसे एक अलग वीडियो में शेयर करूंगी। जहां तक एसए की बात आती है तो एसए में मेरे पिछली बार जो थे वो बहुत कम मार्क्स रह गए थे, अराउंड मेरे 104 के आसपास थे। अब की बार मैंने 129 स्कोर करा है, जो कि ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा स्कोर है बट इट्स स्टिल एन एवरेज स्कोर। तो एवरेज मार्क्स लाना जीएस में वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर तो पिछली बार मेरी गलती ये हो गई थी कि मैंने टॉपिक को ही गलत इंटरप्रेट कर दिया था। तो जब मैंने टॉपिक को गलत इंटरप्रेट कर दिया तो वो सारा ऐसे ही उसी लाइन पे चला गया। तो अब की बार मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई ऐसे के लिए कि पहले तो बहुत सारे टेस्ट दिए इसी के, अगेन मैंने 2 टेस्ट सीरीज इसकी ली थी और वही मैंने अराउंड इसके फिर 9 से 10 टेस्ट दे लिए थे ऐसे के। मैं ये देखना चाहती थी कि जब डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, अब आप देखेंगे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, तो इन फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में 10 टेस्ट में जब बिल्कुल मेरे पास नए टॉपिक आएंगे मैं कैसे उसको रिस्पॉन्ड करती हूँ, क्या मैं टॉपिक को सही समझ पा रही हूँ या नहीं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां पर बैठे बैठे जब मुझसे ये गलती हो गई थी पिछले साल, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे को नए से नए टॉपिक्स देखने हैं और इसीलिए मैंने 2 टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करी थी कि मुझे नए टॉपिक्स दिखें। अब ये होगा कि आपके पास जो टेस्ट आएगा वो तो चार ऑप्शंस रहते हैं, पहले में भी 4 ऑप्शन रहेंगे, सेकंड में भी 4 ऑप्शन रहेंगे। बट बात ये है कि आप जब उसको अटेम्प्ट कर लें उस क्वेश्चन को,
उसके बाद देखिए जो वो 3 क्वेश्चंस भी थे आपके पास, जितने 3 आपने अटेम्प्ट नहीं करे, अपना माइंड फ्रेमवर्क बनाइए कि आप उसको कैसे कर सकते थे। आपने एटलीस्ट उसका मतलब तो सही समझ लिया, क्योंकि क्या पता कभी ना कभी उससे मिलता जुलता अगर कुछ पेपर में आ गया, आपको याद आएगा कि अच्छा आपने उसको ऐसे सोचा था, एटलीस्ट आपने इंटरप्रेट उसको अच्छे से करा। तो पहली बात तो यही है कि इंटरप्रिटेशन सही होना, और सेकंड टेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंस है। थर्ड बात आती है कि ये ऐसे की स्ट्रैटेजी क्या रही। ऐसे की स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि जो मेन टॉपिक्स रहते हैं हमारे, उसके मेरे पास नोट्स हों, अगेन नोट्स छोटी चीजों। तो वो कैसे छोटी चीजों की मैंने नोट्स बनाए, कोट्स ले लिए थे कुछ, तो जैसे एजुकेशन के कुछ कोट्स हैं, हेल्थ के कुछ कोट्स हैं, या आजकल साइंस के टॉपिक्स अगर हम देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसकी कोटेशंस में नेट पे सर्च करा करती थी। सेकेंड चीज क्या होती है, आप इसमें बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई जिसमें मैं बुक्स लिखा करती थी, और वो कहीं ना कहीं यूज हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करती थी अमर्त्य सेन की बहुत सारी मैंने बुक्स को लिख लिया था कि अच्छा ये वाली बुक मैं लिख दूंगी। फिर मैंने यूज करी रामचंद्र गुहा की, मैंने सोचा अच्छा मैं ये वाली बुक जो है वो यूज कर दूंगी। तो ऐसे करके एक मैंने बुक लिस्ट भी बनाई। तो बाकी तीसरी चीज मैंने ये भी करा कि मैं थोड़ी फिल्म्स या नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज या सीरीज, इनकी भी मैंने एक लिस्ट बना ली। अब क्या होगा, ये चीजें आप लिखते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है ऐसे, वरना वही बोरिंग जो है वो रहेगा, आप वही चीजें यूज कर रहे हैं। सो यू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो मैं नेटफ्लिक्स सीरीज और ये डॉक्यूमेंट्रीज कुछ अगर मुझे पता लगी, तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की भी अपनी एक लिस्ट बना ली थी। तो वो लिस्ट बना ली एक तो, और दूसरी चीज है कोटेशंस की लिस्ट। और बाकी जो मेन टॉपिक्स हैं, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसमें टॉपिक वाइज लिखा होगा कि डेमोक्रेसी पे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी पे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहा है, या फिर अगर आप देखिए आईआर पे स्पेस का क्वेश्चन है। तो उसके बेसिस पे मेरे पास एक एक टॉपिक के कुछ नोट्स थे, और अराउंड 20 से 25 ऐसे टॉपिक्स मैंने तैयार करे थे। इससे हेल्प ये हो गई थी कि अगर कोई भी टॉपिक आता है, आई विल बी एबल टू राइट, इट विल नॉट बी द सिमिलर वन, बट अराउंड सेम लाइन्स आई कैन स्टिल राइट। तो ये ऐसे की स्ट्रैटेजी जो थी, वो मेरी ऐसे की स्ट्रैटेजी ऐसे रही। और माइंड फ्रेमवर्क बड़ा जरूरी था कि मैं अराउंड आधा घंटा लेती थी कि मैं रफ वर्क करूं, उसको सोचूं, ब्रेनस्टॉर्म करूं उस ऐसे को। तो अगर आप कभी भी पूरा भी ऐसे नहीं लिख रहे हैं, तो एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म पे आधा घंटा जरूर लगाइए। तो वो जो 3 महीने की मेरी जर्नी थी इन मेंस दिस ईयर, तो मैंने यही कोशिश करी कि मैं अगर नहीं भी लिख रही हूँ ऐसे, तो रोज के रोज मैं 1 या 2 टॉपिक लेती थी और उसका माइंड फ्रेमवर्क बनाती थी। सो 25 से 30 मिनट बस उसे सोचा इंट्रो क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा, उसके अंदर कैसी ऐसी चीजें हैं जो मैं डाल सकती हूँ, और टॉपिक को क्या मैंने सही इंटरप्रेट कर लिया। तो ये चीजें मैं माइंड फ्रेमवर्क वाली एक जो चीज थी वो मैं जरूर करा करती थी, और ये मेरी ऐसे की स्ट्रैटेजी रही।